ऑर्बिटल। इससे पहले कोई टॉपिक रहा तो नहीं है हमारा? सर शायद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रह गया। अच्छा, वो हमने नहीं पढ़ा। नहीं सर, पॉली का प्रिंसिपल नहीं। अच्छा, चलिए मुझे याद नहीं था। अच्छा, वो आपने बता दिया। तो पॉली का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे। तो पॉली का प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? जी, क्या मतलब है इसका नॉफिल? सर पॉली के प्रिंसिपल के अंदर ये है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्वांटम नंबर कभी भी 4 का एक जैसा नहीं हो सकता। पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट ये है। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मीन्स के किसी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज का सेट दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मीन्स के मैक्सिमम 3 सिमिलर हो सकते हैं, 4 मस्ट बी डिफरेंट। 4 जो है वो लाजमी डिफरेंट होगा। और सबके लिए इस तरह से हम देखते हैं कैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं कि पॉली के प्रिंसिपल के लिहाज से हमारे पास जो है क्या क्वेश्चंस हैं। पॉली के प्रिंसिपल में हमारे पास कोई भी हम वैल्यू देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज सेम हो सकती है, फोर्थ की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो किस तरह से? हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है, अब एमसीक्यू लिखते हैं यहाँ पर एक, और उस एमसीक्यू से इसको करते हैं सॉल्व। हम यहाँ से नीचे से थोड़ा सा एक एमसीक्यू को सिलेक्ट कर लें ताकि लिखने में जो है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास जो है एमसीक्यू आ रहा है और आपने इसकी स्टेटमेंट देख ली है। स्टेटमेंट के हिसाब से फिर आप इसका आंसर देंगे। और एमसीक्यू आपके पास है फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल, which quantum number will have different value? Which quantum number will have different value? अब ये है आपके पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि किस क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी। ऑप्शन है एन, एल, एम या फिर एस। एस की स्पिन अलग हो। एस क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? सर एंटी पैरेलल मूव करेंगे, जी, कैसे हो एंटी जाएगी? क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करेंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अभी सही कहा आपने, लेकिन शायद ये सब बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो देखते हैं, इसको समझाते हैं आपको।
हमारे पास क्वेश्चन है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में। के शेल में है तो के शेल के लिए n की वैल्यू जो है वो होती है 1 फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी k की वैल्यू 1 है और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी k की वैल्यू 1 है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के शेल में हैं तो उनका सब शेल जो है वो होगा एस सब शेल होगा। तो एस के लिए जब हम एल की वैल्यू को देखेंगे, एजीमुथल की वैल्यू को, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल की वैल्यू भी सेम, एजीमुथल की सेम हो गई, प्रिंसिपल की सेम हो गई। अब हम देखते हैं कि जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है, तो वो भी 0 0 हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अब तक की 3 वैल्यूज सेम आ रही हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ वैल्यू के लिए, और वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे गए हैं तो एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, स्पिन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर हम लेते हैं एक की स्पिन लेते हैं -12 तो दूसरे की स्पिन क्या हो जाएगी, +12 हो प्लस जाएगी। हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो वैल्यूज जो है ये अलग अलग आ गई। स्पिन की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो गई। मैग्नेटिक की वैल्यू सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन, एजीमुथल की वैल्यू सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल की वैल्यू सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डिफरेंट हुई वो कौन सी हुई, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो गई। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ये हो गया, डी। अब इसके बाद फिर आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। फॉर 2p ऑर्बिटल्स व्हिच क्वांटम नंबर विल हैव डिफरेंट वैल्यू? मैग्नेटिक। सी मैग्नेटिक। ओके, वी आर चेकिंग दिस। हमारे पास जो है 2p ऑर्बिटल है, n, l, m और s। इन चारों की वैल्यूज को हमें देखना है। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ n क्या वैल्यू होगी? 2 2 2 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 2 बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। और इस तरह से अगर हम एजीमुथल की वैल्यू देखेंगे फॉर p 1 ऑर्बिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? दिस इज 1 1 and 1, both have same value. If l is equal to 1 then m will have 3 possible values, क्योंकि p ऑर्बिटल में हमारे पास होता है px, py, pz। तो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी, कितनी हो जाएगी m की वैल्यू? क्या क्या होता है? -1 -1 0 0 +1। -1 0 प्लस। अगर हम लेते हैं -1 देन हम लेते हैं 0, तो दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज। इफ टू ऑर्बिटल्स आर प्लेस्ड इन, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल देन क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास इसकी स्पिन को देखेंगे तो क्या सेम स्पिन होगी या डिफरेंट होगी? सेम। कि प्रिंसिपल सी के मुताबिक स्पिन क्या होनी चाहिए, पैरेलल स्पिन सी होनी चाहिए। अगर अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर उनकी स्पिन जो है वो सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास है px और दूसरा है हमारे पास py और तीसरा है pz। अगर 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो तीनों में सेम होगी जब तक कि वो अनपेयर्ड होंगे। अगर पेयरिंग हो गई तो फिर उसके बाद स्पिन जो है अपोजिट स्पिन आ जाएगी। इज इट करेक्ट? ये यस सर। क्वेश्चन सबको। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन कोई और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रखे गए हैं कहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है, हम लेते हैं इसी को, क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं, और अब रखा गया है किसमें, इसमें एम शेल में।
एम शेल में रख देते हैं। तो एम शेल में होने से कौन सी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं? एन, एल, एम या फिर ऑल ऑफ देम? सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आप बताइए जी। कोई गर्ल्स में से बताएं। इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में है। एम शेल का मतलब कि वी हैव 3s 3p और 3d। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें। इस सर क्वेश्चन एम को तो सेम ही रहेगा, इस बाकी क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। will have same values। सर एन जी, कौन सा होगा? एन and एल चाहिए? जी, अब देखिए इसमें हमारे पास जो है sir and पूछा है कि वैल्यू सेम किसकी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास पॉसिबल है एल की वैल्यू सेम हो? क्योंकि डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम है। क्या एल की वैल्यू सेम हो सकती है? नो सर। वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। So if we have to select only one, then we'll select n। लेकिन अगर हम देखें L की वैल्यू को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर S पे हुए तो नहीं दोनों सर, इलेक्ट्रॉन अगर S पे हुए तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस नो पॉसिबल है ना? यस सर, पॉसिबल। एम शेल में है। यस सर। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन S में हुए तो इसका मतलब कि L भी सेम हो जाएगा। यस L सर। सेम होगा तो M भी सेम हो जाएगा। यस सर। और फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। लेकिन अगर हम इसमें ऑल ऑफ देम ऑप्शन को हटा दें और फिर आपसे कहें कि नाउ सिलेक्ट वन ऑफ देम, देन which one you will select? ए। Now you have only one option, that is A। अब आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो A होगा। लेकिन इन केस ऑफ ऑल ऑफ देम आप कह सकते हैं कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल। तो इन केस ऑफ 3s the value of n is same for both electron as well as the value of L, azimuthal quantum number will have same value। If azimuthal quantum number is s, then मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम वैल्यू रखेगा। उस तरह से हमारे पास जो है ऑल ऑफ देम का ऑप्शन अगर होगा तो हम ऑल ऑफ देम सेलेक्ट कर लेंगे। सर विस्टर्स रूल के हिसाब से। जी, तो ये तो है हमारे पास पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। अब हम चलते हैं आगे और हम पढ़ते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? एस ऑर्बिटल्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास एमसीक्यू में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, देन आपको सिलेक्ट करना होगा एस ऑर्बिटल। एस, पी, डी, एफ, चारों में से एस ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शन लेस होता है। उसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, नहीं होती है डायरेक्शन, क्योंकि स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की पॉसिबिलिटीज हर तरफ को सेम होती है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये स्फेरिकल है। ये एक्सिस दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। ऑल एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के इम्कान जो है वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसमें कोई लोब नहीं है, कोई नोडल प्लेन नहीं है। ये याद रखिएगा, नो लोब एंड नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के इम्कान जीरो होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, जो कि हमारे पास पी ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें आगे हमारे पास जो है अब पी ऑर्बिटल आ गया है। पी ऑर्बिटल में हम देखेंगे कि पी ऑर्बिटल जो है इसकी शेप कैसी होती है? डम्बेल होती है। दो लोब्स होती है हर एक पी ऑर्बिटल में।
दो लोब्स, और हर एक लोब जो है वो पियर शेप्ड होती है। ये लोब है, तो इसमें से एक लोब में से दूसरी तरफ को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जो है वो मुमकिन नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन सही जो है, अब जो है बात वही है। अब मुझे आप भले मैसेज नहीं करना, अगर मुझ पर यकीन ही नहीं है ना, फिर आपको मुझे मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलो, जब बस में आप ये कौन घर की बातें बता रही? एक बार हेलो मेरे पास नहीं है मोबाइल मेरा अपना कोई, जब मैं जी, आपसे बात करनी थी तभी बहन से लेकर अपना मोबाइल बंद करें बात अपने करना माइक था को। और मामा की मोबाइल कर रही थी जब आपसे बात क्या करनी हम थी, चलते बात हैं आगे? ये करना था माइक बंद मोबाइल नहीं उनके करें, अब पास इसको होता है। अभी अब बंद करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए हमारे, जब मैंने कुछ आपसे बात हाँ अस्मा, खद्दे में तो तुम्हारी बात अस्मा की शहनवाज से मेरी तो ज्वाइन मतलब किया है, और क्या अस्मा फायदा शहनवाज फिर? जो है अपना फोन यहाँ लगाकर उसके बाद कहीं और बिजी होकर के बात होगी। क्या फायदा बात करने का? तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है और ये यूट्यूब पे कहीं जाएगी, अपने तो परिणाम करेक्टर की तो सफाई यूट्यूब को मिलता रहेगा कि चाहिए भाई आपको, इस कि आपको लेक्चर में मुझे अस्मा ने जो है ये मोहब्बत काम किया था। आपको होगी ना दिल तक। मैं जब गई हूँ अपनी पेश करती है कि भैया सामने सो गई थी, सामने नहीं गई थी, सामने लेट गई थी, तो ये ठीक नहीं आता मेरी बात की हद है, मतलब हद हो गई है। सर कुछ टाइम के लिए माइक ऑफ कर जी, हमने बंद कर दिया अस्मा का माइक। अस्मा को अभी तक नहीं ख्याल के उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, देखिए 3p ऑर्बिटल्स हैं, एक px py pz उनकी डायरेक्शन के हिसाब से, और इसमें हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में दो लोब्स हैं, और इन दोनों लोब्स का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो कहलाता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन यानी सपोज कि हमारे हमारे पास इस तरह का ये p ऑर्बिटल है, तो इसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है दोनों लोब्स का, ये कहलाता है नोडल प्लेन, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। इस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के इम्कानात, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मिनिमम या जीरो लिखा जाता है। मतलब कि अगर आप ये है, आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इस तरफ को मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला उस तरफ और उस तरफ वाला इस तरफ नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ही उस लोब्स में मूव करते रहेंगे और वो शिफ्ट नहीं होंगे, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये इसका p ऑर्बिटल की शेप्स हो गई। p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, px py pz। उसके बाद हम देखते हैं d ऑर्बिटल्स को। तो d ऑर्बिटल्स जो हमारे पास है उनकी शेप किस तरह की है? डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल कहलाती है शेप। और डबल डम्बेल में हम देखेंगे इसकी शेप कैसी बन रही है। ये बन रही है इसकी 5 डीजेनेरेटेड ऑर्बिटल्स। इसमें ये डी वाई जेड हो गया, डी एक्स वाई हो गया, डी एक्स जेड या जेड एक्स हो गया। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं डी के, इनमें जो लोब्स है वो है बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस किस तरह से कि अगर हम ये दो एक्सिस ले रहे हैं तो इन एक्सिस के बीच में ये होंगी लोब्स, इस तरह से ये लोब्स होंगी। और ये जो है ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनमें लोब्स होंगी ऑन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस हो गई लोब्स। और याद रहे कि p ऑर्बिटल के जितने भी हैं लोब्स वो सब के सब ऑन द एक्सिस हैं, और ये भी ऑन द एक्सिस। तो d ऑर्बिटल में आपको याद क्या रखना होगा कि d ऑर्बिटल में आपके पास 3 d ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, और 2 जो हैं उनमें ऑन द एक्सिस है। वो कौन कौन से हैं 2 जिसमें ऑन द एक्सिस होंगी? वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन दोनों में जो लोब्स हैं वो ऑन द एक्सिस है, और जबकि
एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स इसमें बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में है। इसको अगर हम पेन से बनाएंगे तो हम बना नहीं सकेंगे, हमें लगेगा कि ये हमने जो है ऑन द एक्सिस बना दिया। ऑन द एक्सिस नज़र आएगा हमें, ये देखिए यहाँ पर ऑन द एक्सिस नज़र आएगा अगर हम पेन से बनाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर बना हुआ है इस तरह का, तो इसमें हमने ये शो कर दिया है कि ये बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला, और वो है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की शेप जो है वो कहलाती है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि इसको हम पेन से तो बना नहीं सकते, ड्रा करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे भी तो कुछ शेप इस तरह की बनेगी, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीन लोब्स ऊपर आ गई, और इस तरह से ये तीन लोब्स जो हैं वो इसमें नीचे की तरफ आ गए, और ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वाली शेप बनी है, ये वाली, और इसी में ही जब मिक्स हो जाते हैं ये, तो फोर फोर कंबाइन होते हैं। इसमें फोर फोर है, फोर ग्रीन कलर के और फोर जो है ये येलो कलर के। ये पीछे वाले भी जो है येलो कलर के, पीछे की तरफ को भी है, इस तरफ भी है। इसको अगर हम टू हाफ में डिवाइड करते हैं तो फोर लोब्स इस तरफ आ जाती हैं और फोर लोब्स इस तरफ आ जाती हैं, यानी इन ऑर्बिटल्स में हमारे पास 8 लोब्स आ रही हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, इवन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पंजाब टेक्स्ट में भी नहीं दिया हुआ, ये एफ ऑर्बिटल को डिटेल में नहीं दिया हुआ, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स से भी नहीं पढ़ना है, ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स से रिलेटेड है। तो एफ ऑर्बिटल में आपको याद क्या रखना है? एफ ऑर्बिटल में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसकी नेचर किस तरह का है ये, और इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हैं, और उसके बाद फिर इसमें कितनी लोब्स हैं, और कितनी ऑन द एक्सिस, कितनी बिटवीन द एक्सिस है, वो आप रहने दें। ये हमारे पास बिटवीन द एक्सिस आ रही है, लेकिन ये आपके पास नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ दें, तो इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो सर जाएंगे। एफ में 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं ना? ये 7 है ना, देखिए टोटल देखें सर, अच्छा ये 5 लिख दिया गलती से, सॉरी 7 है इसमें, बना लिखे हुए नीचे स्ट्रक्चर 7 के हैं और लिखा हुआ 5 है। वेरी गुड, थैंक यू, आपने करेक्शन करवा दी, नहीं तो हमें बाद में करेक्शन करनी पड़ती। 7 होते हैं, यस बिल्कुल सही, 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ये याद रखना है आपको, कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं? 7, ठीक है, ये 7 है ना, देखिए काउंट करें, 7 दिए हुए इसमें, 7 वहाँ पर लिखने में जो है वो ऊपर से कॉपी किया था, तो इसलिए वही सेम आ गया। अब है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, और वो कौन सा है? यस यस, लोब्स, लोब्स हो रही है, लोब्स समझ आया? पी ऑर्बिटल में कितनी लोब्स हैं? पी ऑर्बिटल में लोब्स ओवर फोर थी सर। 4 लोब्स होंगी। सर पी में 4 थी। ये पी वाई और ये पी जेड, तो इसमें कितनी लोब्स हो गई? सर 2। एक ऑर्बिटल में 2 लोब्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितनी लोब्स हो गई? 6 लोब्स हो गई, तो ये लोब्स का बताया था। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड सब एनर्जी लेवल्स एंड ऑर्बिटल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स और रूल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल किसने दिया? आफ्बा ने जाहिर नाम से पता चल रहा है कि आपको यही नजर आएगा कि आफ्बा ने दिया। किसने दिया है प्रिंसिपल? क्या लिखा हुआ सर है? ये वोल्फ्गैंग सर पॉली ने दिया है अभी जी, सामने लिखा हुआ है आफ्बा प्रिंसिपल वाज गिवन बाय पॉली। आफ्बा जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, तो इसलिए नाम से बच्चों को लगता है ये भी कोई साइंटिस्ट का नाम होगा शायद, जाहिर है ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए तो ये भी वही होगा, लेकिन आफ्बा इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप, और दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय वोल्फ्गैंग पॉली। पॉली ने 2 प्रिंसिपल दिए थे, एक पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो
पॉली के नाम पर है, और दूसरा जो है आफ्बा प्रिंसिपल, ये पॉली के नाम पर नहीं है, ये इसने वर्ड यूज किया था जर्मन में, इसीलिए उसके हिसाब से ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी, फीडिंग जो होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फीड करेंगे वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, उसका सीक्वेंस क्या होगा? लो एनर्जी सीक्वेंस। लो एनर्जी सीक्वेंस मीन्स जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। तो लो एनर्जी सीक्वेंस से हम फिलिंग करेंगे। लो एनर्जी सीक्वेंस क्या बनता है, ज़रा देखिए लो एनर्जी सीक्वेंस क्या बन रहा है आगे। ये बन रहा है लो एनर्जी सीक्वेंस। ये लो एनर्जी सीक्वेंस है कि N1 किसके लिए होता है? के शेल के लिए। तो के शेल में हमारे पास है S1s, तो 1s पहले फिल होगा, उसके बाद फिर L शेल है, फिर M है, फिर N है हमारे पास, N के बाद O, P, P के बाद फिर Q आ रहा है, P, फिर Q, और उसके बाद फिर R। इसमें फिलिंग का जो सीक्वेंस है वो इस तरह का सीक्वेंस दिया है, इस तरह से। हम ऐसे फिल नहीं करेंगे, पहले इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, ऐसे इसको फिल नहीं करना है। इसके बजाय लो एनर्जी सीक्वेंस से फिल करना है, और लो एनर्जी सीक्वेंस की फिलिंग के हिसाब से हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दी पब्लिक स्कूल, दी पब्लिक स्कूल, और अगेन फॉर द पब्लिक स्कूल एंड फॉर द पब्लिक स्कूल। ये दो जो हैं दी पब्लिक स्कूल के, ये दो फॉर दी पब्लिक स्कूल के, और ये दो पब्लिक स्कूल के, और ये सिर्फ स्कूल। तो क्या हो जाएगा? स्कूल स्कूल, उसके बाद फिर पब्लिक स्कूल, और फिर पब्लिक स्कूल, उसके बाद फिर पीएस जाएगा, डीपीएस में दी पब्लिक स्कूल, डीपीएस 2 टाइम्स डीपीएस आ जाएगा। फिर ये डीपीएस आ गया, और उसके बाद फिर क्या आएगा? एफडीपीएस फॉर दी पब्लिक स्कूल, एफडीपीएस। अब इसमें कोएफिशिएंट नंबर याद रखना भी बिल्कुल आसान है। कोएफिशिएंट नंबर अगर आप याद रखेंगे तो मुश्किल नहीं होगी आपको, क्योंकि आप इसमें देखेंगे आपके पास नंबर बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहे हैं। वो किस तरह से आ रहे हैं? वो इस तरह से कि यहाँ पर नंबर है आपके पास 8, ये है 8, और ये है 7, ये 6, और ये से एक नंबर कम क्या हो जाएगा? 5। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये 8s है तो ये 7s हो जाएगा। तो 7s हो जाएगा, तो 7s में हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास 7s, और ये क्या हो जाएगा 7s के बाद? 7 का एक नंबर कम करें, 6, 1 नंबर लेस करें, 5, और ये हो जाएगा 4। तो ये आपके पास अब ये हो जाएगा 6s। तो 6s अगर ये है तो ये क्या नंबर होगा? एक नंबर कम, 5, और ये क्या होगा? 4। फिर क्या आएगा? 5, 4, 3. 5, 4, और ये 3, ये 4, और ये 3, ये 3, और ये 2, और फिर ये का सीक्वेंस बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास ये आते जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास ये होता जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है ये इसका लो एनर्जी सीक्वेंस कहलाता है। अब इस लो एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखी गई, और उसी के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और ये एलिमेंट्स के अरेंजमेंट प्रेडिक्ट टेबल में है। ये अरेंजमेंट है। तो प्रेडिक्ट टेबल की जो अरेंजमेंट है उसमें आप ये देखेंगे कि आपके पास 1s, फिर ये 1s चल रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। उसके बाद फिर 2s के दो एलिमेंट्स हो गए, लिथियम और बेरिलियम,
उसके बाद 2p के हो गए यहाँ पर बोरॉन से लेकर नियॉन तक, इस तरह से 3s फिर 3p, 4s के बाद 3d बीच में आ गया, फिर 4p, 5s 4d 5p, और 6s के बाद फिर हमारे पास आता है यहाँ से हमारे पास आ जाता है 4f, बीच में आ जाता है 4f, और 7s के बाद फिर हमारे पास बीच में आ जाता है ये क्या आ जाता है 5f, ये बीच में आते हैं। उसके बाद फिर ये सेम सीक्वेंस चलता है, यानी बीच में हमारे पास यहाँ पर 4f आ रहा है। यहाँ बीच में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो है d स्टार्ट हो गया है, उसके बाद फिर ये चलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। जो बच्चे इंटर वाले हैं उन्हें पता होगा कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पढ़ी थी उसमें 6s2 और उसके बाद सीक्वेंस आ रहा था 5d1 और उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा था ये 4f जो है ये चलेगा 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक चलेगा। तो अब यहाँ पर देखें डी कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एफ स्टार्ट हो गया, और इस तरह से फिर इसके बाद जब F14 हो जाएगा फिर दोबारा D शुरू हो जाएगा, D2 D3 D और फिर D10 के बाद फिर 6p चलेगा। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये आफ्का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है। अब ये वाली बातें जो पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स याद रखिएगा, और आगे आपके पास आ रहे हैं MCQs। ये आ गए हैं आपके पास MCQs, और इन MCQs को इसी के हिसाब से आपको बताना है इनके आंसर्स। अब अपने माइक ऑन कर लें और मुझे जो है इनके आंसर्स बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लो एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल? कौन सा ऑप्शन होगा लो एनर्जी सीक्वेंस ऑर्बिटल का करेक्ट? जी बताइए। जी बताइए, पहले का क्या होगा? टी नजर आ रहा है पहला? टी 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 3D 4S4P, ये सीक्वेंस सही है? नो सर, नहीं है सीक्वेंस, क्योंकि 3D जो है वो सीक्वेंस में 4S के बाद आएगा, और B सीक्वेंस सही है 4S 4D 4P 4F। नो सर। नो सर, नहीं है। और C में यस करेक्ट है सर। सी में सही है, बिल्कुल करेक्ट सी में है, सही है। ये करेक्ट है। तो इसका मतलब हमने इसका जो आंसर है वो C सिलेक्ट कर लिया। सेकंड बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 29? कॉपर 29 की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन सी है? कॉपर 29, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन है। 29 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या होगा? 1s2 2s2 स्कूल पब्लिक स्कूल के हिसाब से हम कर रहे हैं, और उसके बाद B 2p6 2p6 के बाद फिर 3s और 3p आएगा। 3s और 3p के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने फिल कर लिए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद फिर आता है 4s और 3d, और 4s और 3d के हिसाब से हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? कोई दिया हुआ इसमें? नो सर है ही, नो सर नो नहीं, सर, सर नहीं है। नो सर नहीं है। फिर क्या बनेगा? कोई बन सकता है? सर नहीं बी बन है सकता? सर, बी होगा, लेकिन अगर हम अरेंजमेंट चेंज करें। बी लग रहा है सर, 3D10 होता अगर हम इसमें से 1 रखें और इसमें अगर हम रखें तो हमारे पास 10 होगा, तो 4s1 और 3d10 जी 10। यस सर। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है। s का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है d में, क्यों शिफ्ट हुआ है? टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए शिफ्ट हुआ है। जब भी हमारे पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगी तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि एक ऑर्बिटल फुल फिल्ड और दूसरा हाफ फिल्ड, तो उसके हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बन रही है इसकी कौन सी? डी। ये आप लोगों ने इंटरेस्ट पढ़ा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होती है? ये होती है।
4s1 3d10। यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए s का इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट किया है। ये सिर्फ दो केसेस में होता है, एक क्रोमियम, दूसरा है कॉपर। अच्छा, अब तीसरा सवाल बताइए। द पोजिशन ऑफ डैश एलिमेंट इज इनप्रेडिक्टेबल इज नॉट फॉलोइंग ऑफ्फा प्रिंसिपल। किसकी पोजीशन जो है वो ऑफ्फा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या फिर हीलियम? हीलियम। हीलियम की हीलियम। पोजीशन ग्रुप ए में। हाइड्रोजन को तो कभी कभी देखा होगा फर्स्ट में रख देते हैं, लेकिन हीलियम को कभी भी नहीं देखा होगा आपने कि उसको आपने अभी एस ब्लॉक में रखा हुआ देखा हो। हीलियम को नहीं रखा गया क्योंकि हीलियम को रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की है NS2 यानी 1s2, तो सेकेंडरी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। इस हिसाब से हीलियम को सेकेंडरी ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन हीलियम को नहीं रखा गया। ठीक है, और अब ये लास्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल लास्ट फ्यू सेकंड्स बाकी बचे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा आज नहीं हो सकेगा।